एम लक्ष्मीकांत सीरीज के अंतर्गत हम लोग एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर का वन लाइनर बना के पढ़ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय। इसको दो भाग में पढ़ेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय आपके संविधान के भाग 5 का जो तीसरा खंड है, चैप्टर 3, मतलब भाग 5 के भाग 3 अगर बोलें इस तरह से, चैप्टर 3 में है जो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 के अंतर्गत आता है, 124 से 147 तक। अब देखिए, पहला ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर, और तो संसद में 3 अंग है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर ही से क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसी लिखे हैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति रखता है। अब देखिए, जैसे कि वर्तमान स्थापना के समय जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश था, तो टोटल कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। तो स्थापना के समय टोटल कितने न्यायाधीश थे? 8। मतलब 1 + 7 का क्या मतलब? एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश है। एक जो है आपका क्या है? मुख्य न्यायाधीश, और 33 मतलब 33 न्यायाधीश आपके अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में तो वृद्धि हुई, लेकिन हुआ किया करता कौन है? तो संसद करता है। अब आगे है कि विधि की संरक्षण के प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने का उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई विधि की संरक्षण या मौलिक अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अगर फैसला सुनाएगी, उस पर विचार करेगी, तो उसके लिए कोई एक न्यायाधीश उसके लिए फैसला नहीं दे सकता। उसके लिए कम से कम 5 लोग होनी चाहिए। संवैधानिक पीठ बनेगी और उस पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए, तभी जाके फैसला होगा। आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी जो संवैधानिक पीठ बनी 13 जजों की पीठ थी, और वो कौन सा पीठ था जिसमें कि संविधान की मूल ढांचा वगैरह का चर्चा किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस पीठ रही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर केरल की संरक्षण के यानी किसी विधि की संरक्षण के प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बैठक का स्थान, देखिए अभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारी कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कहीं और भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अब देखिए कैसे कैसे किया जा सकता है। तो पहली, जैसे सुप्रीम कोर्ट के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 130 है। और करेगा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की जो परिवर्तन करेगा, वो उस परिवर्तन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अनुमति से परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चाहे कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो बैठक बैठेगी या बेंच बैठेगी वो श्रीनगर में बैठेगी, तो श्रीनगर में बैठ सकती। अब तक 2 बार चेंज हो चुका है, एक बार हैदराबाद में, एक बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये दूसरा बार हैदराबाद नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के स्थान में परिवर्तन कर सकता है। और ये स्थान में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 130 देता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो ऐसे 3 योग्यता है। पहला योग्यता है भारत का नागरिक हो, निश्चित रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नहीं होना जरूरी नहीं है, जन्मजात नागरिक हो भारत का ऐसा नहीं, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। और किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल और एडवोकेट रहे हो, या इसी दूसरा पॉइंट में ये अगला हिस्सा है कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। क्या बोल रहे हैं? भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, अथवा किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रहे हो। और तीसरी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधि वेता हो। अगर तीनों योग्यता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दिया है, उस फैसला पर वो फिर से पुनर्विचार करना चाहता है, तो इसके लिए कौन सी अनुच्छेद उसको सहायता देती है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने ही फैसले पर क्या कर सकता है? पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद
यानी 36 जो है विशेष इजाजत से किसी भी मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाना, ये अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आता है। और निर्णय की पुनर्विचार 137। अब स्थान परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट 130। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बताए थे कि शुरू में कितना न्यायाधीश था, 8, अब कितने हैं, 34 हैं। और किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय है, अनुच्छेद 124 से 147। कौन सा भाग, भाग 5 के तहत। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे क्या है। तो अब इस पेज में है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार, मतलब जिसकी बारे में सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, कोई और कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार है। प्रारंभिक मतलब 131 अनुच्छेद के तहत ये अधिकार को दिया गया है। प्रारंभिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत। जैसे कौन कौन से मामले की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो देखो अगर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई मामला उलझ जाए, किसी विषय को लेकर झगड़ा हो जाए, भारत सरकार या एक से अधिक राज्य के बीच कोई क्या हो जाए, मामला उलझ जाए, राज्य बनाम राज्य के बीच अगर कोई मामला उलझ जाए, अथवा राज्य बनाम बहुत सारे राज्य, मान लो कि बिहार का झगड़ा झारखंड और पश्चिम बंगाल से हो गया, तो एक राज्य इधर बहुत राज्य, उसी तरह राज्य बनाम राज्य बिहार की झगड़ा झारखंड से हो गई, तो इस तरह की चीजें आप क्या देख सकते हैं कि इस मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर एक यूपी का नागरिक हो और एक राजस्थान का नागरिक हो, क्या बोल रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश का एक राजस्थान का, उनके बीच अगर झगड़ा हो गया है तो इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन अगर दो राज्य आपस में, इसको दो सरकारें आपस में लड़ रही है नदी को लेकर और भी कोई विषय को लेके, तो ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट सुनवाई होगी। समझ गए ना, दो राज्यों के नागरिक के बीच अगर झगड़ा हो, फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो ये चार बातें, भारत सरकार बनाम राज्य सरकार, भारत सरकार बनाम अनेक राज्य, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, राज्य बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्यों। लेकिन एक चीज और है, बोलता है मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न भी क्या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार आते हैं, नहीं। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न में हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। आपको पता होगा कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर हाई कोर्ट भी 6 प्रकार का रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो मूल अधिकार का संरक्षण दोनों कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। अब सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय मतलब किस मामले में अपील किया जा सकता है नीचे के न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो सभी मामले में, सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सभी मुकदमे की अपील की जा सकती है। मान लीजिए आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या करे, न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करे, उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करे, ये सब जो है अनुच्छेद 131 के तहत, 138 के तहत। तो 130 क्या था, अनुच्छेद 130 में आप लोग पढ़े पिछले पेज में, क्या था अनुच्छेद 130, याद होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 130 में क्या था, आप लोगों को देखें कि अपीली प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार तो अनुच्छेद 131 था, अनुच्छेद 130 था कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्थान में परिवर्तन कर सकता है, और अनुच्छेद 138 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने क्षेत्र अधिकार में वृद्धि संसद कर सकती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 137 के अंतर्गत था सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्याय फैसले पर पुनर्विचार की शक्ति रखता है। उसके बाद 2-3 अनुच्छेद और देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 133 और 134, ये अनुच्छेद 133, 34, 32 जो है अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अब लोकहित से जुड़े मुद्दे मतलब क्या है कि PIL के बारे में जो बात करते हैं, इसमें न्यायमूर्ति PN भगवती ने निर्णायक भूमिका निभाई। अगर पूछे जाए कि लोकहित या जनहित याचिका से संबंधित किस न्यायाधीश का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो भगवती साहब जो थे, इसके समय लोकहित से जनहित से जुड़े मुद्दे काफी क्या रहा, चर्चा में रहा। अब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, M फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम देखो क्या है कि कॉलेजियम प्रणाली मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए एक बात कही गई थी, मतलब 1993 में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीश मिलकर, टोटल 5 न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पी रामास्वामी को हटाने के लिए संसद में संकल्प लाया गया था। तो आप ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके बन सकता है कि किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में क्या लाई गई थी, संकल्प लाई गई थी, तो वी रामास्वामी। लेकिन हुआ क्या कि संकल्प पास नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी रामास्वामी ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह से आगे का जो भाग है सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंतर्गत देख लेंगे।